उठो द्रौपदी खड्ग संभालो, अब न गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, अपनी लाज स्वयं बचा लो। उठो द्रौपदी खड्ग संभालो, अब न गोविंद आएंगे। कोई दान कर देता है, अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन मुझे लगता है कि देह दान से बड़ा तो कोई दान नहीं। और देखिए, जो स्टेबलिश होती हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेती है। मैं उन लोग को मोटिवेट करती हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, शायद हस्बैंड बिस्तर पे है, वो क्या करे, तो उन लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप सेल्फ डिपेंड बने। ई रिक्शा, बहुत से ई रिक्शा किराए पर मिलता है, आप उनको चलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम हल्द्वानी में अपने स्टूडियो में आपको ऐसी महान शख्सियत और महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने सामाजिक काम से पूरे हल्द्वानी नहीं पूरे उत्तराखंड में एक अलग पहचान बनाई है और जो सभी के लिए एक नई सोच के रूप में कार्य करते हैं हमेशा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे बीच में शांति जीना मैम से, जो पुनर्वास महिला समिति की सचिव हैं, व्यापार मंडल की जो है प्रदेश मंत्री हैं, स्कूल की संस्थापक हैं और हल्द्वानी लिटिल फ्लावर आपका स्कूल है और हल्द्वानी की जो है ताई के रूप में आपको जाना जाता है और तमाम कई सारे पद हैं, कई संगठनों के लिए काम करती हैं। और साथ ही हमारे बीच में अनमोल सेवा संकल्प सिद्धि फाउंडेशन की डायरेक्टर सुचित्रा जायसवाल जी हैं, जो एक सामाजिक काम के साथ साथ एक ऐसा टास्क पे काम कर रही हैं जो बहुत ही टफ टास्क है और बहुत लंबे समय से कर रही हैं। देह दान और नेत्र दान का आप कार्य कर रही हैं। आप हल्द्वानी में ये पहला ऐसा संगठन है जो इस कार्य को करता है। साथ ही हमारे बीच में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला महामंत्री उर्वशी बोरा जी हैं, आपका स्वागत है। जो व्यापार मंडल में महिलाओं की कैसी भागीदारी होनी चाहिए, आज हम आपसे बात करेंगे। सभी का आपका स्वागत है आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। और ऐसी पहली महिला से आपको मिलवाने वाले हैं जो व्यापार मंडल में, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में पहली व्यापार मंडल महिला के रूप में अपनी सदस्यता ली थी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले शांति जीना मैडम से। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं आपसे मैम ये जानना चाहूंगा कि आपको हल्द्वानी में कई नामों से जाना जाता है। कई लोग आपको रानी लक्ष्मीबाई, आयरन लेडी, तमाम टाइटल आपको मिले हुए हैं और आपने अपने संगठन से पुनर्वास महिला समिति से एक ऐसी पहल करी थी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँ, पूरे उत्तराखंड में महिला रामलीला का मंचन शुरुआत करने वाली आप जो है, आपका संगठन सबसे पहले है। तो मैम, सबसे पहले जो महिला रामलीला का जो मंचन का जो आइडिया आपके मन में कैसे आया, आपके संगठन ने जिस चीज को इसको धरातल में उतारा, ये कैसे आप लाए? सबसे पहले तो मैं विशाल भाई, नाम के हिसाब से आप विशाल हैं, विशाल हृदय रखते हैं, विशाल अस्तित्व रखते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर रामलीला की पहल कैसे हुई इसको बताने का एक अवसर प्रदान किया है। भगवान का आदेश होता है, होता वही है, होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान राम के ही आदेश, बिना प्रभु की इच्छा के तो कुछ भी नहीं होता है, ये आप मानते होंगे। तो ये प्रभु की ही एक इच्छा थी। बहुत समय से हम लोग कोरोना के बाद, जब कोरोना काल आया था, उसके बाद ही लोगों को, जो लोग नास्तिक थे वो भी आस्तिक हो चुके थे भगवान के ही आदेशानुसार। तभी से हम लोग लग गए। तो ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया, हम लोग किसी गैदरिंग में ही बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही, हमारे साथ एक भगवती बिष्ट मैडम है, मैंने उनसे कहा, भगवती चलो महिलाओं की रामलीला शुरू करें। तो कहते हाँ दीदी करते हैं। तो मैंने कहा अरे जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि पुरुषों की ही रामलीला में बहुत सी अड़चने पड़ती हैं। तो लेकिन उसने कहा मैं लूंगी जिम्मेदारी। मैंने कहा सच बोल रहे हो? तो कहते हाँ। और उसका दूसरा दिन था, मैंने अपनी अध्यक्ष, मैं पुनर्वास महिला समिति की सचिव हूँ और अब मेरी अध्यक्ष है लता बोरा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा लता ऐसा ऐसा है, जो हम लोग सोच रहे थे उसको अब धरातल पर लाने का समय आ गया है। कि हम 3 लोग बैठे और भगवती के घर पे ही बैठे, बातचीत हुई कैसे, और तब तक भगवती ने पूरे साधन निकाल रखे थे, किताबें कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से मंचन होगा। जब हमने वो सब देखा तो हमारी थोड़ा सा हालत खस्ता हुई। और उसके बाद हमने ये मनोज नेगी
तो मनोज नेगी ने पूरा जामवंत का काम किया। अच्छा, वेरी गुड। आपको जामवंत की कहानी तो पता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि भगवान जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ठीक। श्राप के द्वारा, तो जब सीता की खोज में वो जब समुद्र के किनारे खड़े थे, उन्होंने कहा समुद्र को कौन पार करेगा, तब जामवंत ने ही उनसे कहा था कि अरे हनुमान, तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है कि तुम उड़कर इस समुद्र को पार कर सकते हो। तो उसी तरह से उसने भी उन्हें, दीदी आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई महिला रामलीला की, प्रथम चरण की, और हमने उसमें महिलाओं की रामलीला थी इसलिए हमने कुछ हटके किया। अप्रैल में हम शुरू करते हैं, अप्रैल के नवरात्रों में इसको शुरू करते हैं। उस समय महिलाएं थोड़ा सा फ्री रहती हैं, उनके काम काजों से, बच्चों के भी नए एडमिशन्स होते हैं तो उतनी पढ़ाई वढ़ाई का लोड नहीं होता है। और उसके बाद हमने अप्रैल, और काम टाइमिंग भी हमारा ऐसा रहता है जो महिलाओं को सूट करता है। हम 5 बजे से शुरू करते हैं, मैक्सिमम 8 या 8:30 तक खत्म कर देते हैं कि 9 बजे से वो अपनी घर गृहस्थी संभालें, क्योंकि रामलीला तो 10 ही दिन चलेगी, बाकी तो फिर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी देखनी है। सही बात है। तो इसलिए इस तरीके से हमने ये शुरुआत की थी। 3 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से हम इस बार 4थे साल की रामलीला अप्रैल में करेंगे। एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे पुराने टाइम में हम देखते हैं कि गांव में एक चचा होते थे, एक ताऊ होते थे, फेमस होते थे कि जिसकी कहीं कोई बात नहीं मानता, आदमी उसको आगे करता था। ऐसे हल्द्वानी में आप एक ताई के रूप में जो है प्रसिद्ध होती जा रही, कि हर आदमी आपको प्यार करता है, कि कोई भी हो, किसी भी, जैसे कुछ राजनीतिक लोग भी ऐसे होते हैं कि जिसको विपक्ष में अच्छा मानता है, तो एक भाव होते हैं कि यार लोगों को ट्रस्ट होता है। तो ऐसे ही आपको, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई हल्द्वानी में होगा जो आपको एक दिल से रिगार्ड नहीं देता होगा, हर दूसरा आदमी आपको अच्छा मानता है। तो ये जो आपने लोगों के प्रति जो अपना एक विश्वास बनाया, ये कैसे आपने बनाया? देखिए, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं मानती हूँ, मैं मेरे बाबा गुरु है, मैं गुरु ने मुझे ब्लेस किया है। आई एम ब्लेस्ड बाय माय गुरु। तो भगवान की और बाबा की, अपने गुरु की जब ब्लेसिंग्स साथ चलती हैं, तो उन्होंने एक ही चीज कहा था कि पॉजिटिव रहिए। अगर मैं आम बोऊंगी तो एक दिन आम ही खाऊंगी, तो ये सोचकर मैं चलती हूँ। और ये भी हमारे गुरु कहते हैं कि आप जो समाज को देते हैं, समाज को क्या, आप अपने बच्चे को भी जो देते हैं, अगर आप बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, तो कहेगा हाँ पापा जी, लेकिन आप अकड़ के कहिए ए इधर आ, क्या है, रिप्लाई मिलता है, एक्शन टू रिएक्शन। तो यही है कि जो हम देते हैं वही वापस आता है। ये मेरे गुरु ने सिखाया कि आप देते 1 हो, लेते 100 गुना हो। तो फिर मैं इसी थीम को अप्लाई करती हूँ। मैं एक मुस्कुराहट सुचित्रा को देती हूँ, 10 मुस्कुराहट मेरे पास वापस आ जाती है। अब हमारे बीच में आपको एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने एक ऐसा प्रयास अपने संगठन के द्वारा करा, अनमोल संकल्प जो संगठन है आपका, आपने देह दान और नेत्र दान की पहल करी हल्द्वानी में। सभी को मालूम है कि सभी को एक दिन जाना होता है, अगर जाने के बाद भी अगर हम समाज के काम आ पाए, और उन सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, जो जरूरतमंद लोगों के काम आ पाए, तो एक बहुत नेक पहल आपने करी। मैं सुचित्रा जायसवाल उस संगठन के अध्यक्ष हैं। मैं मैम आपका पहले तो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ आपकी गूंज में। ये जो इतना आपने सुनने में और एक लाइन में कह दें कि नेत्रदान या जो देह दान, छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। किसी को उसके प्रति मोटिवेट करना कि भाई आपने अपना शरीर दान देना है। लोगों को, कई लोगों को बहुत प्यार होता है, लेकिन और खास करके बुद्धिजीवी लोगों को समझाना, ये जो इतना टफ टास्क आपने सफलता ली, आज 3 साल से ज्यादा हो गए आपको इस संगठन के साथ काम करते। कोरोना काल में भी आपने तमाम ऐसे काम करे अपने संगठन से। तो हम जानना चाहेंगे, ये हल्द्वानी वासी को आप लोगों में जो इतना ट्रस्ट है आज की डेट में आपके संगठन पर, ये कैसे आपके मन में आइडिया आया? धन्यवाद विशाल भाई। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ये मंच हमें दिया। अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन है हमारी संस्था का नाम। और मैं इसमें ये काम, इसके पहले मैं जब वैसे महिला समिति की अध्यक्ष थी, मैंने इस कार्य की शुरुआत तो तब से कर दी थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रेरणा थी कि मैं करूं, अपना देहदान करूं। फिर मैंने अपना देहदान का संकल्प पत्र भरा। उसके बाद मैंने सोचा कुछ लोगों को प्रेरित करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ऐसा कार्य है कि कोई दान कर देता है, अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन मुझे लगता है कि देहदान से भरा तो कोई दान नहीं है। क्योंकि देहदान में उनके परिवार की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, और लोगों को समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। आप नेत्रदान का ही लीजिए, अगर नेत्रदान का आप
पहले मैंने जब शुरुआत करी नेत्रदान का, तो मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोगों की ऐसी भावनाएं मिली। उन्होंने कहा कि अगर हम इस जन्म में नेत्रदान कर देंगे तो हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। अब इन सब चीज़ों से हटा के उन्हें इस तरह प्रेरित करना एक सचमुच बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हमने एक जागरूकता अभियान लगाया, उसमें भी हमने फॉर्म रखे। फिर उस समय बहुत मुश्किल से 10 भरे गए होंगे, जिसमें से कुछ के वापस आ गए क्योंकि उन्होंने देहदान नहीं अंगदान के लिए भरा था। तो उन्हें समझाना ये भी मुश्किल होता है, देहदान अंगदान से अलग है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हल्द्वानी में अंगदान की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ होते हैं वहीं होता है ये अंगदान, क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए या तुरंत लगाने के लिए कुछ सिस्टम होता है वहाँ। लेकिन हल्द्वानी में सिर्फ देहदान की सुविधा है। तो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं, पहले फ़ोन आता है कि मैं करूँगी, फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि नहीं हमें अंगदान करना है, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, देहदान तो ले जाएंगे बॉडी ऐसे ही। मैंने कहा उससे फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि वो आप एक अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए आप अपनी बॉडी का दान कर रहे हो जो आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, परिवार वालों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उनसे, मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि क्रियाकर्म जरूरी है। तो अगर हमारी बॉडी मेडिकल कॉलेज में चली जाएगी तो उन्हें बॉडी नहीं मिलेगा। तो एक बहुत भावनाओं को जो मोड़ने के लिए मेरे परिवार में भी लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने भरा हुआ है, वहाँ भी कहते हैं ये मतलब क्या करा आपने, ये करा। मतलब मेरी बेटी डॉक्टर है तो वो भी कहती है चलो ठीक है देखते हैं। मतलब मैंने कहा नहीं, करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरी इच्छा है, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो वो क्लेम कर देंगे आपके ऊपर कि ये तो सबका देहदान करा के खुद ही नहीं करा इसने। तो मैंने कहा नहीं, बहुत लोगों को समझाया, और आज के दिन में तब से मैंने शुरू किया, करीब हो गए होंगे मुझे 5 साल तो अनमोल संकल्प सिद्धि को हो गए। उसके पहले मैं वैसे महिला समिति की तो 7 साल से मैं लगी हूँ इस काम में, और अभी तक मैंने मात्र 35 या 40 संकल्प पत्र ही भरवाए हैं, और जिसमें एक आपके सामने उदाहरण है, इन्होंने भी भरा है, अपनी पति की पुण्यतिथि पे इन्होंने ये फैसला लिया था। तो इसके लिए एक बहुत बड़े दिल का होना बहुत जरूरी है। तो हम नहीं सोचते कि ये कि अब तो आज की डेट में ये स्थिति है कि फोन आ रहा है मेरे पास। अभी परसों मैंने मुक्तेश्वर के एक भाई साहब का, उनकी बीवी के साथ देहदान का संकल्प पत्र भरवाया है। इसके पहले कौसानी से फोन आए मेरे पास, इसके पहले अल्मोड़ा से आ रहे हैं, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अल्मोड़ा के लोगों का कैसे कराऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने दायरे में रह के ही कर सकती हूँ। जो मेरे पास आ जाएगा, अगर उन्होंने मुक्तेश्वर से थे वो हमारे निवास स्थान पर आए और मैंने उनका करवा दिया। लेकिन अब अल्मोड़ा से फोन आता है, मैं चल फिर नहीं सकती, मुझे प्लीज करवा दो, मुझे करना है, मुझे देहदान करना है। तो ये सुन के एक खुशी तो मिलती है मुझे कि जागरूकता आ रही है लोगों में, लेकिन साथ में ये होती है कि मेरा दायरा शायद थोड़ा छोटा है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, कोई मेरे पास यहाँ आता है तो मैं इजीली करा सकती हूँ, लेकिन वहाँ जाना मेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि परिवार भी है, परिवार भी देखना होता है। और नेत्रदान के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी थी। नेत्रदान जब यहाँ आई बैक नहीं था तब भी हमने ज्ञापन दिया था, वहाँ भसौरा जी थे प्रिंसिपल, तो हमने कि आई बैंक खोलने के लिए, तो सब और लोगों ने भी प्रयास किए थे, उन सबके प्रयासों से आज आई बैंक है हल्द्वानी में। तो नेत्रदान के लिए तो काफ़ी लोग तैयार हो जाते हैं और नेत्रदान कर देते हैं, लेकिन देहदान के लिए मनाना अभी भी थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग, जागरूकता आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए, अब अगर पहाड़ तक ये अवेयरनेस आई है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है। तो आगे भी मुझे लगता है कि अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ। और मुझे एक बात और जाननी थी, कोरोना काल में भी आपने अपने संगठन के माध्यम से बहुत सक्रिय रूप से काम करा और तमाम आप बड़े कैंप भी लगाती हैं, तो अभी कोई हाल में भी आप कैंप लगाने का प्लान है, ऐसा कुछ? जी, मेरा प्लान है। हम लोग लगाते हैं दिव्यांगों के लिए शिविर, बहुत ही लार्ज स्केल में लगाते हैं। उसमें हमने पिछली बार कोरोना काल में ही किया था हमने, तो करीब 56 के करीब ट्राईसाइकिल और 30 के करीब व्हील चेयर, चश्मे और कान सुनने की मशीन, वैसाखी, छड़ी इत्यादि वितरित किए थे। बहुत लार्ज स्केल पे वो होता है और निःशुल्क होता है। जैसे हम भी किसी से हेल्प लेते हैं, उसमें NIVH एक संस्था है देहरादून की, हम उससे हेल्प लेते हैं और वहाँ से
मतलब बिना किसी कॉस्ट के वो हमें भेजते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पंजीकरण कराना होता है यहाँ। तो हम पंजीकरण पहले से करवाते हैं, जितनी संख्या हमारे पास आती है पंजीकरण में, हाँ हम उतना बना के भेजते हैं, वो उतना सामान भेजते हैं और साथ में उनकी टीम आती है। बहुत बढ़िया। इस चीज के लिए कि वो देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही दे दिया जा रहा है किसी को। उनका विकलांग सर्टिफिकेट भी होता है उसमें, वो सभी चीजों की जांच करके एक डॉक्टर की टीम आती है, फिर वो देते हैं। अब हम आपको एक ऐसी आयरन लेडी से और मिलवाने जा रहे हैं सभी दर्शकों को, जिन्होंने एक महिलाओं के लिए एक कहें कि नया एक विकल्प रोजगार के रूप में आप ऑटो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रही हैं। हमारे बीच में उर्वशी बोरा जी, आपका स्वागत है इस आपकी गुंज पॉडकास्ट चैनल में। आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेके रिबेट दी है। जीएसटी को आप किस वजह से देखते हैं? क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की आप जिला जो महामंत्री के रूप में काम कर रही हैं और बहुत लंबे टाइम से जुड़ी है संगठन से, तो कैसे कुछ समस्याएं भी आती है व्यापार करने में या आपको इजी हो जाता है व्यापार? मैं उर्वशी बोरा, पहले तो सबसे पहले मैं विशाल भैया का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने यहाँ बुला के मेरे विचारों का सबके सामने रखने का एक टाइम दिया मुझे। जैसे आज मैं अगर बात करती हूँ जीएसटी की, पहले तो मैं बोलूँगी सरकार की एक अच्छी पहल है कि वो हमारे देश के प्रोडक्ट को आम जनता तक का ले जाना चाह रही, क्योंकि बहुत से आजकल का ट्रेंड क्या हो गया कि विदेशी चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी मुझे लग रहा है उसी विचारधारा को कि यार हमारे जो लोग हैं जो देसी अपने चीज़ें बनाते हैं उनकी सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने जीएसटी वाला रखा। लेकिन थोड़ा सा जो आज की व्यापारी है वो ये चाहते हैं कि ये अगर ये थोड़ा पहले 5-6 महीने पहले ये चीज़ लेके आते ना, ये चीज़ें करते या थोड़ा रुक के करते। रीज़न क्या है कि अभी बहुत व्यापारियों ने, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उन्होंने दिवाली की तैयारी वो 5-6 महीने पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्या है कि उन्होंने पैसा लगा दिया है, ठीक है, और उनका जो पैसा स्टॉक हो गया क्योंकि कस्टमर भी नहीं ले रहा। और जैसे आज से वो अगर कोई चीज़ सेल आउट करता है तो सीधे वो 28% के बदले 18% में बेचेगा। तो इसमें अभी व्यापारियों को थोड़ा नुकसान है। और लेकिन सरकार की मुहिम अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले कर लेती तो उसे व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी बेनिफिट मिलता। बिल्कुल। दूसरा एक बात जानना चाहेंगे कि आप इतने टाइम से जो है ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, क्या इस जो बिजनेस में महिलाओं के लिए स्कोप है? सर मैं बोलूँगी बहुत स्कोप है। देखो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, क्या जेंट्स क्या लेडीज़। आजकल का जो हम यूथ है या क्योंकि जनरेशन गैप बिल्कुल भी नहीं है आजकल के टाइम पे, और जेंडर भी बिल्कुल ख़त्म ही होता है। पहले के लोगों में क्या था कि दो उसमें डिवाइड करता कि जेंट्स बाहर का संभालेगा, लेडीज़ घर का संभालेगी। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन चेंज होता गया है। अब सारी महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। ये जो कंसेप्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इत्तेफाकन बोलूँगी मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि वो पहले बोले थे कि आप ये बुटीक खोल लो, ये खोल लो, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं तुम ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस स्टार्ट करो। पहले तो मुझे डर भी लगा कि ये मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी मतलब बिजनेस का भी क्या होता है सर वो कभी हम लोगों ने देखा नहीं। हम कुमाऊनी कल्चर्स है तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ 3 जने ऐसे हैं ना जो मुझे आज समाज में खड़ा कर, तो उन्हीं की बदौलत है। सबसे पहले तो मैं इनको छोटी माँ ही कहती हूँ और हमेशा हर उस पर मुझे सपोर्ट करती है। दूसरा कुसुम मैम है, वो भी हमेशा सपोर्ट। तीसरा जो मुझे बाहर जो मोटिवेट करते हैं वो नागेश सर ने मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया है। तो ये मैं आज आपके माध्यम से बोलूंगी, इन लोगों का तहे दिल से मेरा शुक्रिया। मैं आज हूँ तो इन लोगों के वजह से। मैं शांति मैम आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप जब व्यापार मंडल में आई, क्योंकि महिलाओं का व्यापार मंडल में होना अब तो चलिए कॉमन सी बात हो गई, पूरे प्रदेश में कई हजार महिलाएं हैं, लेकिन जब आपने पहली महिला के रूप में आपने सदस्यता ली और आज की डेट में उस समय, और क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 8-10 साल का वक्त हो गया है, 12 साल लगभग हो गए, उस समय और अब के व्यापार में क्या अंतर आप मानती हैं? इसका भी क्रेडिट मैं विशाल भाई आप ही को देती हूँ, क्योंकि आप और मैं बहुत 12 साल तो मुझे, अब ये 27 में मुझे 15 साल हो जाएंगे व्यापार मंडल में। तो स्टार्टिंग आपको याद होगा, पता नहीं 12 साल पहले आप ही मेरे पास आए थे कि मैं आपको तब मैम ही कहते थे आप,
अभी भी कहते हैं, कभी आमा कभी ईजा कभी माता बहुत बोलते हैं आप। तो आपने कहा था कि आपको मैं व्यापार मंडल में ग्रामीण था तब, अलग अलग यहाँ की बनी थी, ग्रामीण से इसी प्रांतीय व्यापार उद्योग में हम आपको लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा स्कूल में एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ, नाम के अनुसार लिटिल फ्लावर स्कूल। तो मैंने कहा मैं तो स्कूल चलाती हूँ, और स्कूल तो वैसे ये उसमें आता नहीं है व्यापार में। तो आपने एक बात कही थी कि कोई आप फ्री एजुकेशन थोड़ी दे रही हैं, आप भी पैसा ले रही हैं, फीस लेती हैं और आप शिक्षा देती हैं। तो बट मैंने कहा कि गवर्नमेंट का ये होता है कि नॉट प्रॉफिटेबल इसको माना जाता है, तो इसलिए ये व्यापार में आता है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप बिल्कुल विदाउट मनी आप अगर कर रही हैं सेवा, तब तो ये नहीं आएगा, बट आप पैसा ले रही हैं तो ये तो व्यापार ही है, गिव एंड टेक सिस्टम हो रहा है। तो मैंने कहा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, वो तो भी एक तरीका समाज में समाज की सेवा करने का ही तो मौका मिलता है, वो भी एक पार्ट है। तो आपने ही मुझे ग्रामीण की महिला अध्यक्ष बनाया था व्यापार मंडल में, आज से 12 साल पहले। व्यापार उस समय और इस समय में क्या अंतर? तब व्यापार करना बड़ा आसान समझा जाता था, अब तो बहुत कंपटीशन हो गया है। अब महिलाएं भी आपके साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंपटीशन में आ गई हैं, और व्यापार के साथ साथ सरकार के भी बड़े नॉर्म्स हो गए हैं। आपके पास जीएसटी लाइसेंस होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, कहने के लिए बहुत कह देते हैं वो। अब अभी उन्होंने, जब मेयर साहब ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में लिया था, तब जोगिंदर भाई हमारे मेयर थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। आज भी हमारी लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने जब कहा तो 10 साल हमको 2027 में होते हैं। अब आप वो टैक्स का हमारे पास जैसे नए हमारे नगर निगम के महापौर आए, उसके बाद हमारे पास नोटिस आने लगे हैं अभी हम लोगों ने टैक्स के लिए। तो अब उसकी लड़ाई ये चल रही है कि वो कह रहे हैं कि अब हम कॉमर्शियल लेंगे, डोमेस्टिक नहीं लेंगे। बट जिस समय कहा गया था उस समय उन्होंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था कि डोमेस्टिक लेंगे या कॉमर्शियल लेंगे। तो अभी कॉमर्शियल की लड़ाई चल रही है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप जो है व्यापारी नेता कहेंगे हम अब आपको, ऐसा नहीं, आप आपके जो प्रदेश की व्यापारी राजनीतिक कर रही हैं, व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, कभी आंदोलन करने की अगर बात कहें, क्योंकि सरकार चाहे जब जीएसटी आया था वैट हटा करके, उस समय कई समस्याएं आई थी। आप क्योंकि पूरा प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें, व्यापारी संतुष्ट नहीं है, उसको लेकर के कभी आप बैठक करके या सरकार के प्रति अपनी ओर से मांग रखी, या सिर्फ ऊपर लेवल के जो जेंट्स पदाधिकारी हैं वही इस काम को करते हैं? हाँ, वही ज्यादातर करते हैं। बट उसके लिए अगर वो हमको कहते हैं कि आप महिलाओं को उनका नेतृत्व करके उनको लाइए और उनके साथ बात करिए, तो हम उसमें भी जाते हैं। अभी हुई थी मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग अतिथि में हुई थी, तो उसमें प्रदेश की कार्यकारिणी के द्वारा हुई थी, जिले की, तो उसमें बातें रखी गई थी, बहुत सी बातें। आपकी एक संस्था जो गरीब कन्याओं का विवाह करती है, बहुत लंबे समय से हल्द्वानी में एक पहल करी थी, और अब तो मेरे ख्याल से 50 से अधिक जो है, मेरे ख्याल से संख्या बढ़ती जा रही है। 50 नहीं सर, तो, हमने इस साल हमारी अगर करेंगे 400 से ऊपर हो चुके। तो ये जो टास्क लिया आपने, ये बहुत जैसे नई चीज आप भी करती हैं, ये कोई इतना इजी नहीं होता है। 1-2 कन्याओं की शादी करना तो चलिए कोई भी संगठन 10 की कर लेगा, लेकिन 300-400 को एक मंच पे ला गए और उनको आपने शादी जैसा जो पवित्र बंधन है उसमें आप जो बांधने का काम करती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये हमारी, देखिए एक चीज है, मैं स्पष्ट कहती हूँ, कोई भी, आप भी हैं, इतना बड़ा ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, तो बहुत लोगों को आपको टेक्निकल हैंड्स के लिए सबकी मदद चाहिए। ये टीम वर्क होता है कोई भी काम को सफल करने के लिए। तो पुनर्नवा महिला समिति ये बीड़ा उठाती है, बट उसके हेल्पिंग हैंड्स हम 15 लोग जो हैं बिल्कुल लाइवली जो लगे रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं थोड़ा सीनियर मोस्ट हूँ, तो थोड़ा मेरी बात को, जैसे आपने पहले ही मेरे उसमें बोल दिया था कि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, तो मेरी प्यार को भी स्वीकार करते हैं, और मेरी कभी कभी मेरी डांट को भी स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा टीम वर्क है, और हमने ये सोच लिया था कि शहर में सभी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही, सब अपने अपने ढंग से बहुत अच्छा है। अब जैसे सुचित्रा ने लिया देहदान का, नेत्रदान के साथ साथ देहदान का एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और इससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। तो इसी तरह से हम भी हमेशा पुनर्नवा के द्वारा हम लोग भी हमेशा एक नई पहल करना चाहते, तो उसमें ही हमने ये निर्धन कन्याओं, निर्धन क्या, इसमें सामूहिक विवाह करने की, उसमें अच्छे घरों के लोग भी आते हैं आज की डेट में, तो वो उनके विवाह की ये हमने, इसके लिए एक लाइन में बताती हूँ। उठो द्रौपदी खड्ग संभालो, अब न गोविंद आएंगे,
छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, अपनी लाज स्वयं बचा लो। अरे वाह। उठो द्रौपदी खड्ग संभालो, अब न गोविंद आएंगे। तो भगवान ने हमको भेजा इस धरती पर, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इसी भावना को लेकर अगर हम काम करते हैं तो फिर अपना जीवन तो सफल हो ही जाता है। ऐसा नहीं आप एक शिक्षिका भी हैं, आपके तो कई किरदार हैं, तो मैं शिक्षिका के रूप में आपसे जानना चाहूंगा, जो वर्तमान में शिक्षा को एक इंडस्ट्री के रूप में लोग लेके चलते हैं, जैसे चिकित्सा को लोग इंडस्ट्री लेते हैं कि यार हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस हो गया है, तो ये क्यों ऐसा हुआ है? अब इसके लिए तो मैं अपने को उसमें फिलहाल शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं शिक्षिका बनी, या शिक्षिका तो मैं शुरू से थी, जब मैं पहले तो बीए करके ग्रेजुएशन के बाद एक लोग टैग लगा देते बीएड तो करना ही करना है, तो बीएड कर लेते थे। चलते चलते बस ये होता था घर का काम कम करना पड़ेगा, जरा कॉलेज जाने को मिल जाए, तो बीएड भी कर लिया, फिर ऐसे एमए भी कर लिया। क्योंकि भाई हमारे घर में मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी हमारे बहुत सपोर्टिव थे। वो अपने टाइम पर नॉर्मल स्कूल के प्रिंसिपल रहे थे, बाद में बिजनेस में आ गए थे, तो वो चाहते थे मेरा कोई बच्चा एक स्कूल चलाए। तो मैं जब 17 साल के गोरखपुर के अपने प्रवास के बाद वापस हल्द्वानी लौटी, तो उन्होंने ये जो जहाँ मेरा आज लिटिल फ्लावर स्कूल चल रहा है, तो उसमें तो इनका एक ही एम था, कहते थे बेटा देखो गरीबों को कभी मत छोड़ना, ये स्कूल खुलवा रहा हूँ मैं तुम्हारा। जबकि मैं 1 महीने तक उनके सामने नहीं गई, क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, और स्कूल खोलना कोई आसान काम नहीं है। आज की तारीख में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब सरकार के बड़े नॉर्म्स आ गए, बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो कभी कभी तो दिल करता है उसको बंद करके मॉल खोल दें, फिर पता लगता है मॉल में भी कौन सी बहुत सा ऐसा होगा, तो इसलिए जो चल रहा वो। तो ये जब किया तो मेरा बस उनका वही वाक्य, मुझे मेरे बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, वो कहते भी मम्मी आप तो स्कूल में बैठ के भी समाज सेवा कर रही हैं। तो मैंने कहा देखो मैं तो ऐसे ही चलूंगी जब तक ये कुर्सी संभालूंगी, जिस दिन आप लोग ये कुर्सी बदलेगी, गद्दी बदलेगी, आप अपने हिसाब से चलाना। तो मेरे यहाँ तो अभी भी गरीब बच्चे पढ़ते ही हैं, और बड़े बड़े स्कूल वालों ने, जिस वजह से डीएवी तो खास तौर से कहता है गरीबों का स्कूल है, उनके यहाँ जब कोई जाता है फी कंसेशन वगैरह तो वापस मेरे यहाँ भेज देते हैं, लिटिल फ्लावर चले जाओ वो गरीबों का स्कूल है। तो मैं स्कूल के उससे 2-2, 3-3 भाई बहन अगर पढ़ने तो उनको भी ऐसा ये सिबलिंग कंसेशन देती हूँ, और मेहनत पूरी करते हैं हम। शायद इसीलिए आप तो हमारे मतलब रहने से रेजिडेंशियल तरीके से तो आप मेरे स्कूल के करीब रहते तो आपको पता भी होगा। मेरे यहाँ के ज्यादातर बच्चे हरगोविंद सुयाल जाते हैं और वहाँ टॉप करते हैं, यूके वो भी उत्तराखंड टॉप करते हैं, तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मैम आपसे एक सवाल लेंगे, सुचित्रा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप देह दान वाला जो आप इतना बड़ा जो काम कर रही हैं, इसको करने में क्या प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आए कि आप कैसे करा सकते हो ये देहदान, आपको क्या अथॉरिटी है कि आप, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज का काम है, ये आपका काम नहीं है। मैंने उन्हें यही समझाया, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आई, तो फिर मैंने उन्हें यही समझाया कि हम गवर्नमेंट के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो हमें कहते हैं कि हमें करना है और हमें पता नहीं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, हम उसके काम को आसान कर रहे हैं, हम उन तक जाते हैं। अभी तक तो यही रहा है कि हम जो हमें कहता है हम उनके घर तक जाते हैं और संकल्प पत्र भरवा कर नोटरी करवाते हैं, फिर उसको मेडिकल कॉलेज में जमा करते हैं। हमारा काम यही तक है। फिर हम एक कॉपी मेडिकल कॉलेज को देते हैं, एक जिन्होंने देहदान किया है उनको देते हैं, एक हम अपने पास रखते हैं और एक कॉपी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा करते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आ जाता है 10-20, तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और फिर हम उस कॉपियों को उनके पास भी जमा करते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारा काम इतना है कि कंप्यूटर में उनका नाम दर्ज हो जाता है और कागज़ उनके पास पहुंच जाते हैं। मेडिकल कॉलेज से भी एक कंफर्मेशन लेटर आ जाता है उनके पास, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो आगे, और आगे की प्रक्रिया के लिए कोई दिक्कत। युवाओं के लिए एक क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि अगर सामाजिक लोग समाज का काम करना छोड़ दें, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हर आदमी को आए दिन जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ जाती है और मुंह उठा करके आदमी चल देता है, ये नहीं देखता मुझे अगर देना पड़े। बहुत लोग ऐसे हैं कि यार पैसे ले लो, भाई पैसों से खून तो नहीं आएगा ना कभी, जब तक खून देगा नहीं, खून क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में तो बनता नहीं है भाई। ये जो सोच है, जैसे लोग बोलते थे कि भाई रक्तदान महादान,
का एक जो है हमेशा से बोला गया है। आप तो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, तो युवाओं को इसके लिए कैसे आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार है तो आप अपने परिवार में अगर आपके ब्लड मिल जाता है तो आपको क्या जरूरत है दूसरे से मांगने की। अगर आपके परिवार के लोग हैं, ब्लड देने में कैपेबल हैं, तो आप डोनर अपने परिवार से लीजिए। हालांकि हमारे पास जितने भी डोनर आते हैं, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें ब्लड बैंक भेजते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। तो वहाँ अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन के नाम लेने से उन्हें ब्लड अवेलेबल करा दिया जाता है। कोई अपने जीवन का वाकया बताना चाहेंगे कि आपको इस चीज के लिए जो जब ये प्रेरणा आप में आई, या कभी कोई ऐसी घटना घटी हो कि जिससे आपको लगता है कि यार जीवन में ऐसे सबको करना चाहिए, कभी ना कभी वाकया घटता है? जी, ऐसे तो ब्लेसिंग्स बहुत हैं मेरे पास कि मुझे लगा कि एक बार तो मैंने अब इससे प्रेरित होकर मैंने देहदान नेत्रदान का काम तो किया, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स उस समय ज़्यादा मिली जब मैंने कोरोना काल में लोगों के घर में भोजन वितरण का काम किया। क्योंकि तब मुझे ऐसे लगता था, किसी किसी नंबर से मेरे पास ऐसे फ़ोन आते थे कि मैम हमें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सब कोरोना से पीड़ित हैं इस टाइम। तो मैं उनसे कहती थी आप नंबर लिखवाइए और एड्रेस बताइए। तो वो कहते थे नहीं, इसमें पैसे कितने देने पड़ेंगे? मैंने कहा इसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर उनका कॉल आता है कि आप अपना पेटीएम नंबर दीजिए। मैंने कहा आप एड्रेस दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। तो वो नहीं, हम बस आपका टेस्ट कर रहे थे कि आप लोग पैसे लेके ये काम करते हो। तो उसके बाद उन्होंने मदद के लिए अच्छा खासा एक रकम उन्होंने दी हमें। तो हमें बहुत खुशी हुई इससे। हमारे पास मैसेज आते थे जिसको हम जानते भी नहीं है, अनजान नंबर से आते थे कि आज का बहुत अच्छा लगा मुझे खाना, और भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे परिवार की रक्षा करे। तो मुझे लगता है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कोई नहीं है। एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था वो, जब मुझे लगा सच में मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। और देहदान नेत्रदान के साथ तो मैं जुड़ी हूँ। मेरा मेन मोटो भी यही है कि लोगों में जागरूकता आए, एक क्रांति आए कि हाँ लोग दे सकें। हिंदुस्तान के लोग भी, हिंदू धर्म में भी लोग आगे बढ़े और आए, क्योंकि मरने के बाद ये शरीर तो हमारे किसी काम का है नहीं, जला दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी मान्यता बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए समय लगेगा। थोड़ा सा बताना चाहिए, जब मैंने देहदान किया, मैंने इनको सुबह सुबह फ़ोन किया, तब मेरे हस्बैंड का पहली बरसी के बाद का दिन था। तो क्योंकि वो सेकेंड वेव में ही उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो हॉस्पिटल से उनका बॉडी आया नहीं था वापस, मिलने दिया था, सब कुछ करने दिया था। तो मुझे लगा मैं वो एक तरीके से, एक तरह से सेंट थे इस धरती पर। कभी कभी ना भगवान अवतरित हो जाते हैं मनुष्य के रूप में, उसी तरीके के व्यक्ति थे। मैं शायद आज उन्हीं की ब्लेसिंग से यहाँ तक हूँ, पहले पिताजी की, फिर मेरे हस्बैंड की। लोग कहते हैं ना आजकल पितृसत्तात्मक राज्य चल रहा है, बट मैं आगे बढ़ी हूँ तो मैं पुरुष सत्तात्मकता से ही आगे बढ़ी हूँ। आज मेरे बेटे जो दोनों ही बड़े हो चुके हैं, पोते वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं अपना शरीर दान करके मेरी बॉडी भी, जो उनका क्रियाकर्म वैसे बच्चे ने किया घर में, लेकिन बॉडी तो नहीं आ पाई, तो वो मैं इसमें इनकी बराबरी कर सकती हूँ। तो इसको देख के मैं आधी पूजा में से उठी और मैंने इनको फोन किया, और मैंने सुचित्रा को फोन किया और ये शाम को आ गई। शाम को ये लोग आए, मैंने अपनी फ्रेंड्स भी बुला ली सब लोग, और मेरी सिस्टर भी आ गई, तो दोनों बहुएं भी थी। तो मेरे छोटे वाले बेटे ने बड़ा अपोज किया था, तो वो भिड़ गया इनसे, कहता आंटी समाज सेवा जीते जी होती है, मरते। उसने सिग्नेचर भी नहीं किए, सिग्नेचर नहीं किया उसने कहा मैं नहीं करूँगा सिग्नेचर, कि मरने के बाद तो ये शरीर हमारा होता है, मैं मम्मी की उसमें नहीं करूँगा। भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो इन्होंने सुचित्रा आंटी से ही कहने लगा, तो इसने कहा अपनी, तो फिर बड़े वाले को मैं कन्विंस कर चुकी थी, तो फिर मेरी सिस्टर ने और मेरे बड़े बेटे ने उसमें सिग्नेचर किए थे, उसने नहीं किए सिग्नेचर। और ऋषि मैम, आप खुद सेल्फ बिजनेस तो करती हैं, महिलाओं को प्रेरित व्यापार के लिए आप करने के लिए, ताकि क्योंकि जब तक टैलेंट हमारा, जितनी नॉलेज है बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमें भी उसका बेनिफिट होता है कि भाई बढ़ती है नॉलेज, खत्म तो नहीं हो जाती है। और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कभी मन में नहीं आया गया ऐसे मैं 10 और महिलाओं को सर बिल्कुल बहुत आता है मन में। और देखिए जो स्टेब्लिश होती हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेती है। मैं उन लोग को मोटिवेट करती हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, शायद हस्बैंड बिस्तर पे है, वो क्या करे, तो उन लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप सेल्फ डिपेंड बने। ई रिक्शा, बहुत से ई रिक्शा किराए पे मिलता है, आप उनको चलाएं। एक लेडी है प्रीति शाह करके हैं,
वो ड्राइविंग भी सिखाती हैं, तो उनको मैंने मोटिवेट किया, मैंने कहा। और उनका बच्चा लिटरली आप बताओ, अभी उसने IIT क्रैक करके वो बैंगलोर में मतलब गया हुआ है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सिंगल मदर है, और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है ना कि मैम आपकी वजह से मैं ये ड्राइविंग का, मैंने काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम है ना, आप इज्जत से दे रहे हो ना, कोई बेईमानी से चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हो। मैंने कि इज्जत, वो अभी भी कहते हैं मैम आपकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने कि मेरे वजह से नहीं, मैं एक जरिया बनी हूँ। ये आपकी मेहनत है जो आप ये कर रहे हो। उन्होंने खुद का ई-रिक्शा खरीदा और वो आज अपने बेटे को अच्छे बैंगलोर उसमें मतलब IIT निकाला है। महिला से कभी ये पूछिएगा जी, कभी भी आपकी दोबारा मुलाकात जी, कि आपको इस लाइन में लाने का क्रेडिट अभी मैं क्या वो एक आया, मैं आपको इस बेचारी मौसी के रूप में थी जी, वो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जी, बहुत साल पहले की बात है, 2000 मुझे लगता है कि 7-8 की बात है। जी, 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 तो उसको जो है एक मैं क्योंकि प्लेसमेंट का उस समय काम करता था, ओके, TVS एजेंसी में उसको पहली बार मैंने ओके, और मैंने बोला कि आपको सिर्फ लोगों को स्कूटी सिखानी है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी हायर सैलरी पे और जी, कल्पना से परे था उसके, परे था। क्योंकि वो 2-2.5 हजार रुपए का उस समय मुझे लगता है वो साइंस हॉस्पिटल में जॉब करती थी। जी, 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 15-16 हजार रुपए से उसको स्टार्टअप हुआ था, तो उसका एक अच्छा लगता है कोई कोई आगे बढ़ता है। हाँ, नहीं विशाल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग यहाँ पर, लेकिन मुझे जौहरी आप लगता है इनको भी व्यापार में लाने वाले हैं। और 2020 में आपने मुझे इंडिया रियल का अवार्ड दिया था, तो सबसे पहले तो जौहरी आप ही हो गए। इतने नगों को तो आपने पहले ही परख लिया। नहीं, और ऐसी मतलब होता है, देखिए ये तो अपनी सोच है और इस हाथ से इस हाथ को काम कर देना चाहिए भगवान, जी, क्योंकि आप जो काम कर रही हो बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा भाई देह दान का किसी को मोटिवेट करना इजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप महिला रामलीला कहना और करने में बहुत अंतर है। 400 लड़कियों की शादी करना है कोई छोटे काम थोड़ी हुए, ये बहुत बड़े पता नहीं, और जो करते हैं वो तो अभी बहुत कुछ है आप में। उसमें भी हमने पहले सबसे पहले आप ही को सम्मानित किया था, तो आप अपने को कम मत आकिए। ऐसा नहीं है। बहुत चीजें, बहुत से जो ई ड्राइवर हैं, ई चालक ड्राइवर हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ जेंट्स मिसबिहेव करते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कभी कभी उनको बुला के उनको डिस्कस, इस बारे में मेरी कहते हैं मैम से बात हुई थी, कहते हैं रिचा मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने कि कभी ऐसा कोई हो वाकया, कभी ऐसा कुछ घटना हो रही हो तो तुरंत आप मुझे कॉल करें, मैं इमीडिएटली उसको फॉलो अप करूंगी। और फिर जब लेडीजें काम करती है ना सर, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो भी। और किसी किसी का हस्बैंड बीमार है, बेचारे बिस्तर पे है, वो कमा रही है, बच्चों का देखभाल, स्कूल की फीस वीस, तो उनको मोटिवेट करना है। और हम लोग का अभी एक हम लोग ने संगठन बनाया है, ई चालक देवभूमि समिति करके हमने बना रखा है। तो उसमें हम लोग का क्या रहता है, अभी तो हम लोग एस्टेब्लिश हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन की बात आई थी, तो बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, मैम ब्लड का अरेंज है ना, मैंने ब्लड तो दिलवा दूंगी लेकिन तुझे 2 यूनिट अपने देने पड़ेंगे, क्योंकि कल के दिन किसी और को जरूरत होगी तो वो ब्लड आपका कहीं ना कहीं काम तो आएगा। तो हम जल्दी उसमें ब्लड डोनेशन का काम करने वाले। मैं ऐसे लोगों को चाहती हूँ कि वो समाज के लिए कुछ प्रेरणादायक बने, मतलब ये नहीं सुबह खाया गाड़ी चलाई, ये आप समाज के एक व्यक्ति हो, तो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना आपका दायित्व बनता है। और इसी के थ्रू मैं थोड़ा सा कोशिश है कि वो समाज के प्रति काम करें। मैं सभी पहले तो मैम सभी का जो है धन्यवाद तो बहुत छोटा वर्ड होता है, क्योंकि आप सामाजिक जो काम करती हैं वो कईयों को दिशा मिलती है उससे, और एक समाज में अवेयरनेस फैलती है। मैं इस आपके इस मंच से आह्वान भी करना चाहती हूँ समाज का कि 3 नवंबर को हमारी सामूहिक विवाह जो निर्धन कन्याओं का होता है, 3 नवंबर को है। हम लोग फिक्स डेट है, ये तुलसी विवाह के दिन हमारी शादियां होती हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, तो ये इस बार 3 नवंबर को पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं गूंज के इस मंच से सारे समाज को मैं ये आह्वान करती हूँ, आप लोग आइए, गोलजियों के मंदिर पर ये शादियां होती हैं, आइए और कैसे हम करते हैं इसको देखिए। और अगर आपके भी नियर बाय कोई ऐसे हो जिनकी शादियां तय हों और वो करने में सामर्थ्य उनके पास नहीं है, समर्थ नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। हमसे नहीं तो आप इसी गूंज की स्टूडियो से कांटेक्ट कर लें। वैसे तो हमारे पास लगभग 10 रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन पिछले साल हम लोगों ने 51 लड़कियों की शादी इकट्ठे की थी, तब हमने टारगेट बना लिया था। तो इस बार ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाया, 10 मिले 20 मिले। तो मैं आह्वान करती हूँ आप लोग जरूर आइएगा। और किसी के नियर बाय गरीब शादी आप लोगों ने तय करनी है, हम इस बवाल में नहीं पड़ते हैं। लड़का लड़की बालिग होनी चाहिए, माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए, और बाकी सारा खर्चा हम उठाएंगे। लोग पूछते हैं कितना पैसा लगेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह,
कुछ भी नहीं लगता है। कोई अगर आपको कहे, किया था लोगों ने, पहले लोगों ने मिसगाइड किया था और हमारे बीच में से ही थे कुछ लोग जिन्होंने पैसे खा लिए थे, बट मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि एक पैसा भी उसमें नहीं लगता है। आप आइए और अपनी शादियां बढ़िया सी शादी करवा के भगवान का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं जो है बताना चाहूंगा, ऐसी महान हस्तियों को आपकी गूंज फिर इस मंच पर लेके आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।